Today in this video session we will cover banking ombudsman, which is very important topic from the module B of the principle and practices of banking. So let us start. इस सीरीज को हम करेंगे in the form of not objective questions but in the form of questions. So simply एक लाइन रहेगी, उस लाइन के बेस पर हम थ्योरी को समझेंगे. So first of all it says what are the objectives of the banking ombudsman scheme. जो banking ombudsman scheme है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. तो मेन ऑब्जेक्टिव ombudsman scheme में ये रहता है कि अगर किसी कस्टमर को किसी भी तरह की जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उसके साथ कंप्लेंट है तो वो बैंकिंग ombudsman के पास जा सकते हैं अपनी कंप्लेंट लेकर. एंड यहां पर आरबीआई के द्वारा एक नोटिफिकेशन दी गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आरबीआई के द्वारा नोटिफिकेशन दी गई थी 23 जून 2017 को, जिसमें आरबीआई ने कहा था कि अगर कस्टमर्स को मिस सेलिंग की जाती है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की बैंक के द्वारा, चाहे वो बैंक इंश्योरेंस के थ्रू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, चाहे वो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स बेची जा रही हैं, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बैंक के द्वारा सेल किया जा रहा है, तो वहां पर भी जो ओम्बड्समैन की गाइडलाइंस है वो रहेंगी. पहले ये जो चीज थी ये बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 में कवर नहीं होती थी, लेकिन अब जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स है वो भी इसमें कवर रहेंगे. ओके, तो किसी भी तरह की जो ग्रीवेंस है कस्टमर के माइंड में, किसी भी तरह का जो उसके माइंड में कंप्लेंट है, उसकी रिजोल्यूशन के लिए कस्टमर बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाएगा. एंड इसी तरह से जो भी सेटलमेंट करनी है, कंप्लेंट्स को सेटिस्फाई भी करना है, यानी कि कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है, कस्टमर की कंप्लेंट्स को सेटिस्फाई भी करना है. ओके, एंड उनको सेटल भी करना है. सो यही मेन क्या है, ऑब्जेक्टिव है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम का. देन इट इज डिसीजन इज कॉल्ड व्हाट. जो भी डिसीजन या ऑर्डर दिया जाता है बैंकिंग ओम्बड्समैन के द्वारा, स्कीम के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है अवार्ड ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन. दैट इज कॉल्ड अवार्ड ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन. थर्ड इट सेज एपीलेट अथॉरिटी अंडर द स्कीम इज. तो जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है एक ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है. ठीक है, तो इस अथॉरिटी को क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो कस्टमर्स की कंप्लेंट है उनका रेजोल्यूशन निकाला जा सके जो कि बैंकिंग सर्विसेज के दौरान पैदा होती. ओके, एज ऑन अगर हिस्ट्री देखें तो ओम्बड्समैन जो स्कीम थी इसको फॉर्म किया गया था 1995 में, रिवाइज किया गया था 2002 में, लेकिन जो करंट स्कीम चल रही है वो 1 जनवरी 2006 से चल रही है. उसके बाद इसमें भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, इसमें भी कई तरह के अमेंडमेंट्स हुई जो मैंने अभी आपको बताई हैं. जो एपीलेट अथॉरिटी है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंडर वो है डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. फिर बात आती है कि अगर किसी पर्सन के माइंड में, किसी कस्टमर के माइंड में कंप्लेंट है, देन हाउ द कंप्लेंट कैन बी मेड एंड किस फॉर्म में वो कंप्लेंट की जा सकती है. तो वो कंप्लेंट जो की जाएगी कस्टमर के द्वारा, या तो वो पेपर फॉर्म में की जाएगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में की जाएगी. यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फॉर्म में भी कंप्लेंट कर सकते हैं एंड पेपर फॉर्म में भी वो कंप्लेंट कर सकते हैं. देन इट इज हु कैन बी अपॉइंटेड एज दी ओम्बड्समैन. ओम्बड्समैन किसको अपॉइंट किया जा सकता है. कोई भी जनरल मैनेजर या फिर जो चीफ जनरल मैनेजर का जो रैंक का पर्सन है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 3 साल तक के लिए ओम्बड्समैन अपॉइंट किया जा सकता है. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. किसी भी जनरल मैनेजर को या फिर चीफ जनरल मैनेजर को आरबीआई के द्वारा 3 साल के लिए ओम्बड्समैन अपॉइंट किया जा सकता है. देन इट इज हु कैन मेक अ कंप्लेंट टू ओम्बड्समैन. ओम्बड्समैन को कंप्लेंट कौन कर सकता है. क्या सिर्फ कस्टमर ही ओम्बड्समैन को कंप्लेंट कर सकता है? नहीं, कस्टमर खुद तो कंप्लेंट कर ही सकता है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कस्टमर के बिहाफ पर कंप्लेंट कर सकता है. इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कस्टमर के बिहाफ पर कंप्लेंट कर सकती है. देन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिमिटेशन फॉर मेकिंग कंप्लेंट टू ओम्बड्समैन इज. जो लिमिटेशन होती है कंप्लेंट करने की वो कितनी रहती है. तो यहां पर भी लिमिटेशन का फैक्ट रहता है कि ये नहीं है कि आप जब चाहे जो कंप्लेंट है वो कर दें. तो सिंपल सी बात है, अगर कस्टमर का बैंक में कोई झगड़ा हुआ है, किसी चीज के ऊपर सेटलमेंट नहीं हुई है एंड कस्टमर कहता है कि मेरे को उसका रेजोल्यूशन चाहिए, तो कस्टमर ने पहले कुछ ना कुछ रिटर्न में बैंक को डॉक्यूमेंट दिया होगा. ठीक है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फॉर्म में उसके पास कोई प्रूफ रहा होगा.
तो उस प्रूफ की डेट से या फिर जो रिप्लाई उससे मिला है बैंक की तरफ से, उससे 1 साल तक, उससे 1 साल बाद तक जो इसकी लिमिटेशन रहेगी, यानी कि तब तक जो कस्टमर है वो कंप्लेंट कर सकता है ऑम्बड्समैन के पास। ओके। या फिर कस्टमर बैंक के पास गया, कस्टमर ने बैंक को एप्लीकेशन दी कि मेरे को इसका रिप्लाई करो। अगर बैंक उसका रिप्लाई नहीं करता है तो जिस डेट को उसने एप्लीकेशन दी है उससे 1 महीने के बाद से 1 साल तक उसकी लिमिटेशन रहेगी, यानी कि तब तक वो कंप्लेंट कर सकता है। नो, हमने पीछे पढ़ा था कि एपिलेट जो अथॉरिटी रहती है वो कौन है? डिप्टी गवर्नर है जो आरबीआई के, वो रहेंगे एपिलेट, इसकी अथॉरिटी जो रहेंगे। सो अगर किसी कस्टमर को जो अवार्ड, जिसको बेसिकली जो ऑर्डर जो दिया जाता है, डिसीजन दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अवार्ड कहते हैं। अगर अवार्ड जो कि दिया गया है बैंकिंग ऑम्बड्समैन के द्वारा एंड कस्टमर उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो फर्दर कितने दिनों में आगे जो है अपील कर सकता है? इन हाउ मेनी डेज ही कैन अपील अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ द बैंकिंग ऑम्बड्समैन? कितने दिनों में आगे अपील कर सकता है? तो अगर कोई पर्सन अनसेटिस्फाइड है विद द रिवार्ड ऑफ द बैंकिंग ऑम्बड्समैन, तो उसके केस में बेसिकली क्या होगा? जो पर्सन है 30 दिन के अंदर जब उसको अवार्ड की रिसिप्ट मिलेगी, उसके बाद 30 दिन के अंदर आगे भी कंप्लेंट कर सकता है। तो एक चीज समझने वाली ये है कि बैंकिंग ऑम्बड्समैन की बेसिक से क्राइटेरिया ये रहता है कि उन्होंने एग्रीमेंट के साथ सेटल करना है केस को। लेकिन अगर कोई कंप्लेंट जो है वो सेटलमेंट नहीं होती है एग्रीमेंट के साथ 1 महीने के अंदर, तो बैंकिंग ऑम्बड्समैन जो होता है वो फर्दर अवार्ड को पास करता है। एंड ऐसा अवार्ड पास करने से पहले जो बैंकिंग ऑम्बड्समैन है एक रीजनेबल, एक उचित टाइम जो अपॉर्चुनिटी है वो देता है कंप्लेनेंट को भी, यानी कि कस्टमर को भी, एंड बैंक को भी, कि वो अपना जो केस है उसको प्रेजेंट करें। एंड जो बैंकिंग ऑम्बड्समैन रहता है उसके पास ये राइट रहता है कि वो किसी भी समय पर जो भी कंप्लेंट है उसको रिजेक्ट कर सकता है, अगर उसे लगे कि जो रिजेक्ट है वो जो जिन कारणों पर होनी चाहिए थी, यानी कि जो वैलिड रीजंस है जिनके ऊपर कंप्लेंट की जा सकती है, वो उसमें शामिल नहीं है। ओके। देन इट इज प्रोविजंस फॉर कंपनसेशन टू कस्टमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। जो कंपनसेशन मैक्सिमम अमाउंट है, यानी कि जो मैक्सिमम अवार्ड है एज कंपनसेशन जो कस्टमर को दी जा सकती थी, पहले इसकी लिमिट होती थी 10 लाख रुपए, यानी कि 1 मिलियन रुपी। लेकिन अब इसे इंक्रीज कर दिया गया है, अब इसकी लिमिट हो गई 20 लाख रुपीज, यानी कि अब 20 लाख रुपीज तक का जो कंपनसेशन है एज अवार्ड जो दिया जा सकता है बैंकिंग ऑम्बड्समैन के द्वारा। Then it is which complaints are not entertained by the ombudsman? ombudsman कैसी कंप्लेंट्स को एंटरटेन नहीं करता? तो कॉमन सी चीजें इसमें क्या है कि अगर ombudsman के द्वारा ऑलरेडी किसी चीज के ऊपर डिसीजन दिया जा चुका है, डिसाइड किया जा चुका है, तो उसको ombudsman दोबारा से एंटरटेन नहीं करेगा। इसके अलावा अगर जो मैटर है जिसको कस्टमर लेकर आया है ombudsman के पास, वो ऑलरेडी किसी कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है या किसी कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर लिया गया ऑलरेडी, तो भी वो मैटर जो है वो ombudsman एंटरटेन नहीं करेगा। देन थर्ड इट इज, अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है जो कि फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देगा या फिर एक बहुत ही ज्यादा एक अनॉयंस पैदा कर देगा, वो मैटर भी बैंकिंग ombudsman के द्वारा नहीं एंटरटेन किया जाता। देन इट इज, अगर कोई अवार्ड दिया गया है तो बैंक को कितने दिनों के अंदर अंदर उस अवार्ड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा? सो इसका आंसर है 30 डेज। जब भी जो अवार्ड दिया गया है बैंकिंग ऑम्बड्समैन के द्वारा, तो उसको रिसीव कर लिया गया है, यानी कि उसकी जो एक्सेप्टेंस की रिसिप्ट है वो मिल गई है, तो उस एक्सेप्टेंस की रिसिप्ट के 30 डेज के अंदर अंदर जो बैंक है उसको अवार्ड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सो इट इज ऑल अबाउट द बैंकिंग ऑम्बड्समैन।